हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेलव चैनल बेलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th साइकोलॉजी के चैप्टर 1 से लेके 7 तक के 3 और 4 मार्क्स के बनने वाले 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है और उनको हम एक मैराथन सीरीज के रूप में आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपके होंगे, 3 और 4 मार्क्स के चांसेस जिनके बहुत हाई है आने के। और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है वो भी लिखा है, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी बात, अगर कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको ऐसा लगता है कि चलो ये नहीं आ रहा है, उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको पता लगे कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से है और आपको किस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अब ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बेलव्ड कम्युनिटी के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका आपको इधर फोटो भी दिख रही होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से ज्वाइन कर लेना। ओके, शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे चैप्टर 1 का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, और सवाल है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, इसके पहले हमने आपको बताया है, आपको शायद याद होगा कि आंसर कैसे लिखना है। तो मैंने बताया, जब भी क्वेश्चन आए, पहली बात, जिस भी टॉपिक के बारे में, इसको ना थोड़ा साइड हटाते हैं, ये ठीक है, जिस भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और फिर जो आंसर है वो आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन इधर लिखा और आंसर यहाँ पे लिखा, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है। ये आप इस तरीके से, मैंने आपको समझाया कि आंसर जो है सिर्फ ये वाला आंसर नहीं है, आपको ये भी पार्ट, जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, इसको भी ऐड करना है। इससे आपका जो आंसर है वो पूरा एकदम पिक्चर परफेक्ट बनता है। पहले 3-4 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिखे हुए हैं, और बाद के क्वेश्चंस मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, क्योंकि मतलब बहुत टाइम चला जाता, और अगर बहुत टाइम लगता इसको लाने में तो आप लोग का एग्ज़ाम ही निकल जाता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी तो पहले हमको एक्सप्लेन करना है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। सो इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशंस इफेक्टिवली इन वन सेल्फ एंड अदर्स। तो अपने इमोशंस को समझने की, मैनेज करने की, और उनको रेगुलेट करने की अच्छे से, खुद की भी और दूसरों के भी, उसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एडजस्ट बेटर टू लाइफ सिचुएशन, मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप एंड कोप विथ स्ट्रेस। अगर कोई इंसान इमोशनली इंटेलिजेंस होता है तो उसके लाइफ में कैसा भी सिचुएशन आए वो बहुत आराम से एडजस्ट कर सकता है, अपने साथ और दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, और साथ के साथ जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस से भी अच्छे से कोप कर सकता है। ओके, ये आपको इस तरीके से पहले ये लिखना है, बट आप अब तक क्या लिख रहे थे मुझे नहीं पता है, बट अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप आंसर के करके आप सिर्फ इतना लिख दोगे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये एनाफ नहीं है, तो आपको इसको भी प्लस करना है। समझ गए, मैंने बता दिया। अब इसीलिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास करना इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को तो कोई भी पढ़ सकता है, बट जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी बातें बताई जाती है क्लास में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कंपोनेंट्स यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस करके हेडिंग डाल के फिर आप आंसर लिखो, दैट विल बी बेस्ट। सो पहला है परसीविंग इमोशन। अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है कि अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना इज परसीविंग। और वो भी किस तरीके से, बहुत ही एक्यूरेटली। किससे? थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस और बिहेवियर के थ्रू आपको अपना इमोशन और दूसरों का इमोशन को अच्छे से पहचानना, रिकॉग्नाइज करना इज द फर्स्ट कंपोनेंट। देन दूसरा कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। सो इमोशन को समझना, आपने दूसरों मतलब अपना और दूसरों का इमोशन को पहचाना, आइडेंटिफाई किया, अब उनको समझना है। आपके अंदर उस जो भी इमोशन को आपने आइडेंटिफाई किया उसको कंप्रीहेंड करने की, उस इमोशन से मीनिंग निकालने की, उसका क्या कारण है वो निकालने की, और उसको मैनेज करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज अनदर कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देन थर्ड वन इज मैनेजिंग। अभी आपने जो भी परसीव किया, जो भी समझा, उसको मैनेज करना भी आना चाहिए, यानी उसको रेगुलेट करना आना चाहिए, उसको कंट्रोल करना
आना चाहिए। कोई भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को हैंडल करना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करना आना चाहिए। देन द लास्ट वन इज़ यूजिंग। अभी आपने इमोशन को समझा, सॉरी पर्सीव किया, मतलब पहचाना, समझा, मैनेज किया, और अभी आपको इसको यूज़ करना है। यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है? उस इंटेलिजेंट को यूज़ करके आपको अच्छा डिसीजन लेना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और कोई भी थिंकिंग हो उसको गाइड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट है। और क्लास अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यहीं पे आपका सारा प्रिपरेशन हो जाता है, आपको ज़्यादा और माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन 2, कल्चर अफेक्ट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कल्चर किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? तो कॉन्सेप्ट कल्चर है ऑफ कोर्स, क्योंकि कल्चर से कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसे आप पकड़ लीजिए। सो कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कल्चर से हमें वैल्यूज़ मिलती है, बिलीव्स मिलती है, और सोशल नॉर्म्स मिलता है, और हमारा बिहेवियर पैटर्न भी मिलता है। मतलब किस तरीके की वैल्यू हमारे अंदर होंगी, किस तरीके के बिलीव्स हम रखेंगे। सोशल नॉर्म्स यानी सोशल में, सोसाइटी में हम किस तरीके के नियम को मानना चाहेंगे, किस तरीके का बिहेवियर करेंगे, वो हमें मिलता है कल्चर से। और कल्चर में कैसे मिलता है, क्या फेनोमेना है जिसके थ्रू मिलता है? दैट इज सोशलाइजेशन। ओके, देन आप पॉइंट वाइज लिखो, ऐसे पॉइंट पॉइंट करके। इसको, ये सारे पॉइंट है जो भी मैं बता रही हूँ ना, सारे पॉइंटर्स है। ऐसे मतलब वो कर देना है, ऐसे डायरेक्ट कहानी की तरह पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट है। सो कल्चर प्रोवाइड्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट गाइड एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, और हमारे बिहेवियर से ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। देन इट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा होगा, उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी, वो इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो भी आएगा सोसाइटी से। देन किस तरीके का एटीट्यूड होगा, बिलीफ होगा, कोपिंग स्टाइल होगा हर एक स्ट्रेस सिचुएशन के लिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए, वो भी कल्चर से आएगा। और इन्हीं सारी चीज़ों से क्या होती है? पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है। और उसी से आपका और एक डायरेक्शन मिलता है कि हमारे गोल्स कैसे होंगे, एस्पिरेशन क्या होगा, वो भी डायरेक्शन कल्चर से मिलता है। मतलब कल्चर के बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे ये बनना है, ये करना है, इस तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनी 3 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस अमंग एडोलसेंट्स। तो जो एडोलसेंट बच्चा होता है उसकी बहुत रेपिड फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस होता रहता है, और उस वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है स्ट्रेस के लिए, क्योंकि उसके लाइफ में चेंजेस जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। फिजिकली भी ग्रोथ हो रही है, और जैसे फीमेल्स में पीरियड्स आ रहे, मतलब जो गर्ल्स है उनमें पीरियड्स आ रहे हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। फिर जो बॉयज़ है उनमें मुस्टेच आ रही है, एडम सपल डेवलप हो रही है। देन बॉडी हेयर्स, ये सारे प्यूबिक हेयर, सब कुछ आ रहा है, तो फिजिकल डेवलपमेंट। फिर इमोशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इमोशंस वो लोग समझने लगते हैं। देन सोशल चेंज, मतलब सोसाइटी को देखने का नज़रिया, फिर सोसाइटी को उनको देखने का नज़रिया, उनके ऊपर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस वजह से उनका स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है, वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं स्ट्रेस के लिए। वल्नरेबल, हाँ ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंस किया ना। तो किन 3 बोला है हमको, तो 3 में पहला एकेडमिक्स हम ले सकते हैं कि पढ़ाई बढ़ाई के चक्कर में आता है, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई भी कंपटीशन है, करियर चॉइस के रिगार्डिंग हो सकती है। दूसरा पीयर प्रेशर, अब दोस्तों में एक्सेप्टेंस को लेकर होती है, पॉपुलैरिटी, बिलोंगिंगनेस, इन चीज़ को लेकर भी प्रेशर होता है। क्योंकि कई बार कोई बच्चा अगर थोड़ा डिफरेंट होता है तो उसको सोसाइटी में दूसरा बच्चा, मतलब क्लास में दूसरा बच्चा थोड़ा इन्फीरियर नज़र में देखता है, उसको ग्रुप में नहीं लेता है, तो उसको बिलोंगिंगनेस नहीं होती है। फिर किसी को लगता है ये बंदा बहुत ही मतलब कूल है, बहुत पॉपुलर है, लड़कियों का क्रश है, तो मेरे को भी ऐसे बनना है, तो उस चीज़ का भी स्ट्रेस है। ओके, देन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। अब फैमिली में कोई अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसएग्रीमेंट्स होगा, प्रेशर होगा, तो उससे स्ट्रेस होगा। और एक और चौथी बात है, आइडेंटिटी इशू को लेके भी होते हैं। ये आपका आइडेंटिटी इशू में जो आपका सेल्फ इमेज को लेके और फ्यूचर रोल्स को लेके भी आइडेंटिटी इशू होती है। और एक और जो जेंडर वाली चीज़ है उस पर हम नहीं डिस्कस करते हैं अभी, ये एक अलग टॉपिक है। बट कई कई लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जैसे LGBT, आपको पता है ना, LGBTQ ऐसा करके प्लस भी है ऐसे, तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, और अभी प्लस भी है। तो इस तरीके के सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा, उसको लेके भी आइडेंटिटी इशू होता है, और वो भी टीनेज में ही होता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4, कॉग्निटिव अप्रेजल प्रोसेस इन स्ट्रेस। तो कॉग्निटिव अप्रेजल होता क्या है? कॉग्निटिव अप्रेजल एक वो प्रोसेस होता है जिससे इवालुएट करते हैं कि कोई भी सिचुएशन स्ट्रेसफुल है या नहीं है और उससे कोप कैसे करना है। ओके, अब इसमें 2 स्टेप होता है, जिसको कि पहला स्टेप है प्राइमरी अप्रेजल, जिस पर ये डिसाइड होता है कि ये जो इवेंट है, कोई भी सिचुएशन है, ये कितना रेलिवेंट है स्ट्रेस के लिए, क्या पॉजिटिव है या फिर स्ट्रेसफुल है, मतलब स्ट्रेसफुल है या नॉन स्ट्रेसफुल है। देन दूसरे स्टेप में हम अगर जो एसेस किया कि स्ट्रेसफुल है, ऐसा है वैसा है, उससे कोप करने की रिसोर्सेज और एबिलिटीज़ को हम देखते हैं। सो इससे क्या होता है, डिटरमाइंस इमोशनल रिएक्शन सच एज एंजाइटी और फियर एंड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कोपिंग स्ट्रेटेजीज। तो ये 2 ही बात है, ये वाली आप इस पॉइंट में लिखोगे और ये वाली आप इस पॉइंट में लिखोगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। आगे हर एक सवाल में ना अलग अलग तरीका है लिखने का, तो मैं बताती जाऊंगी, सुनते रहना, क्योंकि एक बार में सब कुछ बताना इज़ नॉट पॉसिबल। और बताऊंगी तो लगेगा कि बात बात में सारा कहानी हो रहा है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। देन बिहेवियर मॉडल ऑफ एबनॉर्मलिटी। सो मतलब एक्सप्लेन द बिहेवियरल मॉडल ऑफ एबनॉर्मलिटी। तो एबनॉर्मलिटी क्या है समझ गए हम, जो कि नॉर्मल नहीं है वो हमारे लिए एबनॉर्मल है, हमारे लिए या फिर हमारे बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल इज़ एबनॉर्मल। ये वो सिनोनिम और एंटोनिम की तरह हो गए, नॉर्मल एबनॉर्मल। जो एबनॉर्मल है वो मतलब जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है, और जो एबनॉर्मल है वो नॉर्मल नहीं है। ओके, सो जो बिहेवियरल मॉडल है वो एबनॉर्मल बिहेवियर को ऐसा मानता है कि ये जो बिहेवियर है ये सीखा गया बिहेवियर है, लर्न बिहेवियर है। किससे? जो कि इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू या फिर कंडीशनिंग के थ्रू, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू सीखा गया बिहेवियर है। ओके, अभी बिहेवियरल मॉडल एबनॉर्मलिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है? सो बिहेवियर जो है एक लर्न प्रोसेस है जो कि क्लासिकल और ओपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू सीखा गया है। देन जो मल एडाप्टिव बिहेवियर है वो डेवलपमेंट होता है री और कंडीशनिंग से। देन फोकस इज ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रेदर देन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। और क्योंकि ये बिहेवियर मॉडल है तो बिहेवियर जो बाहर एक्शन है उसी पे फोकस करता है, किसी के अनकॉन्शियस थिंकिंग पे फोकस नहीं करता है। जो बिहेवियर बाहर ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, सिर्फ उसी पे फोकस करता है। और जो ट्रीटमेंट होती है बिहेवियर थेरापी में, बिहेवियर मॉडल में बिहेवियर थेरापी वगैरह सारा कहानी आ जाएगा, तो वो ट्रीटमेंट मल एडप्टिव जो भी बिहेवियर होता है एक एबनॉर्मल इंसान का, उसको ठीक करके उसको एडप्टिव रिस्पॉन्स को सिखाना, एडप्टिव बिहेवियर को सिखाना इज द मेन टारगेट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब 3 स्टेजेस ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया क्या है? एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हम कैरेक्टर मतलब उसको कैरेक्टराइज करते हैं कि जहाँ पे थॉट में डिस्टर्बेंस होगा, इंसान के परसेप्शन में, इमोशन और बिहेवियर में डिस्टर्बेंस होगा, मतलब सारी चीज़ें बिगड़ी हुई होगी, सब चीज़ में डिस्टर्बेंस है, दैट इज सीजोफ्रेनिया। अब इसके अगर हम स्ट्रेस देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो डिल्यूजन्स आपको पता है, डेलुलू इज द सोलुलू, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता होगा। सो डिल्यूजन्स मतलब एक ऐसा, मुझे ना जुकाम है, मैं इनहेलर लेके बैठी हूँ तो ले रही हूँ बीच बीच में। उसमें तो पहला है हमारा डिल्यूजन, जहाँ पे हम कोई गलत बिलीव बना लेते हैं जो कि रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। देन हेलोसिनेशन, हेलोसिनेशन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, सेंसरी एक्सप्रेशन, जिसका कोई स्टिमुलस नहीं है, कॉमनली ऑडिटरी, मतलब ऐसा, मतलब उसका कोई बाहर से कोई लेना देना नहीं है, इन द सेंस मतलब कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई बिना वजह से लगता है कि कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब कोई बैठा नहीं है, लगता है कोई बैठा है, कोई नहीं इंसान है फिर भी वो बात कर रहे हैं, लगता है कि कोई इंसान बैठा है, तो इस तरीके से। देन डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, इंसान की जो लॉजिकल थिंकिंग है, इनहेरेंट थिंकिंग है, सारी कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। और इमोशनल डिस्टर्बेंस है, अभी किसी इंसान की अगर पूरा हालत ऐसा ख़राब होगा, वो इमोशनली ऑफकोर्स डिस्टर्ब होगा, तो उसमें जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो इनअप्रोप्रिएट टाइप के होंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, मुझे लगता है बहुत 15 मिनट हो गए बट 6 ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाए हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, अपना पेस में थोड़ा फास्ट करूँगी। सो रोल ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप साइकोथेरापी। सो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है? जो क्लाइंट के बीच में, जो थेरापिस्ट और क्लाइंट के बीच में जो एक प्रोफेशनल और सपोर्टिव एक बॉन्ड बनता है, जिससे कि कोई पॉजिटिव चेंज को लाया जाएगा, जिसका गोल होता है, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। मतलब थेरापी में
क्लाइंट और थेरापिस्ट के बीच में जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ओके, अभी इसकी क्या रोल है? सो पहला रोल तो है कि ट्रस्ट बिल्ड करता है और इमोशनल सिक्योरिटी देता है। किसको देता है? क्लाइंट को। ओके, देन फ्री एक्सप्रेशन और थॉट्स ऑफ फीलिंग्स, कि जो क्लाइंट है वो अपने जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि जो थेरापिस्ट है वो थेरापिस्ट उनको लगता है कि सपोर्टिव है और वो ऐसे एक वैसा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट के लिए। देन रियलिस्टिक गोल्स को सेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि जब क्लाइंट और थेरापिस्ट दोनों एक पेज से चल रहे हैं, तो अगर दो लोगों को किसी एक पर्टिकुलर गोल की तरफ पहुंचना है तो वो दोनों आराम से पहुंचेंगे। बट अगर एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, मतलब बॉन्डिंग सही नहीं है, तालमेल सही नहीं बैठ रहा है, तो एक कॉमन गोल की तरफ पहुंचना विल बी टफ। ओके, देन ये क्या करता है? क्लाइंट की मोटिवेशन को भी बढ़ाता है कि वो अच्छे से ट्रीटमेंट करे अपना, और जो ट्रीटमेंट है उसको इफेक्टिव और बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एथिक्स इन साइकोथेरापी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क करो, एथिक्स। सो एथिक्सल इश्यूज को बताओ, साइकोथेरापी में क्या क्या एथिक्स माननी चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई के लिए नहीं, इन जनरल भी एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, और आगे जाके आप लोग अगर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और खुशी की बात, आप अभी 12th में हो, बट अगर आप आगे जाके कॉलेज में साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हो तो बिलव एकेडमी, ये जो चैनल है, आगे कुछ दिनों में नए सेशन में बीए और बीएससी की साइकोलॉजी क्लासेस भी लेके आ रही हूँ मैं, तो आप लोग इसी चैनल पे फिर से पढ़ सकते हो अपनी ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी भी। ओके, सो क्या क्या एथिक्स हमें जानना चाहिए, और थेरापिस्ट को किस तरीके की प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए। तो पहली बात तो क्या होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। मतलब जो भी क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रखना है, किसी भी हालत में हम उनको पब्लिक नहीं कर सकते। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो क्लाइंट है, क्लाइंट का कंसेंट होना चाहिए उसके ऊपर। कोई भी प्रोसेस थेरेपी की हम कर रहे हैं तो उसकी हाँ होनी चाहिए, उसकी एग्रीमेंट होनी चाहिए, कंसेंट आप लोग को पता है। देन कॉम्पिटेंस होना चाहिए, यानी जो थेरापिस्ट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। अभी कोई बीमार है तो बीमारी को ठीक करने के लिए हम किसी ऐसे इंसान से नहीं ट्रीटमेंट अपना करवाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं जानता हो। सो जो इंसान है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। देन बेनिफिसेंस होना चाहिए, यानी थेरापिस्ट को क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, मतलब क्लाइंट के लिए जो भी बेस्ट है उसी पे काम करना चाहिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ बिहेवियर थेरापी रिड्यूसेस मल एडेप्टिव बिहेवियर। तो ये हमने एबनॉर्मलिटी में देखा था ना, कि बिहेवियर थेरापी मल एडेप्टिव बिहेवियर को रिड्यूस करके एडेप्टिव बिहेवियर को लाने में मदद करती है। अब वो कैसे करती हैं? सवाल है कैसे करती हैं। तो अलग अलग कुछ मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है लगता है। तो अलग अलग कुछ टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के माध्यम से ये करता है बिहेवियर थेरापी। क्या क्या है? पहला टॉपिक है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या करता है? जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उनको स्ट्रेंथन करता है, यानी रीइंफोर्समेंट मतलब जिसको हम रिवॉर्ड्स के साथ लिंक कर सकते हैं। इसीलिए देखो, मैंने पहले 2-3 सवाल बहुत डिटेल में लिखा, क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं। बट अभी मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ और आंसर को मैंने बहुत छोटा कर दिया है, क्योंकि मेरा अभी ध्यान है, अभी मतलब लेक्चर के इस बीच में आके मेरा ये टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट को समझाओ। ओके, सो पहला पहला जो तरीका है दैट इज़ रीइंफोर्समेंट, यानी रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब आप कोई अगर अच्छा काम करो, डिजायर्ड कोई बिहेवियर करो, तो उसके लिए कोई रिवॉर्ड देके उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है। सेम नेगेटिव के आप कोई नेगेटिव कुछ करो तो उसके लिए भी आपको नेगेटिवली कुछ दिया जाता है। देन एक्सटिंक्शन में तो वही पता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। क्या एक्सटिंक्ट हो जाता है? जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको पूरा एकदम एक्सटिंक्ट कर देना, निकाल ही देना है, उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर देना। देन सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिससे कि जो डर है या फिर जो गलत बिहेवियर है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब करके 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 उसको ठीक किया जाता है। देन एम्फेसिस इज ऑन प्रेजेंट बिहेवियर रेदर देन पास्ट एक्सपीरियंस। और ये जो बिहेवियर थेरापी है ये पास्ट एक्सपीरियंस से ज़्यादा ध्यान देता है, प्रेजेंट में कौन इंसान कैसे बिहेव कर रहा है और उसको ठीक करने पे ज़्यादा ध्यान देता है।
ओके, अभी एक बात देखो, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बतानी थी इसलिए मैंने ऐसा लिखा। जब भी हमको एक्सप्लेन किया है ना, तो एक्सप्लेन में देखो हमने 3 टेक्निक्स बोला और एक ऐसे ही पॉइंट बोल दिया। तो आपको हो सकता है, लग सकता है कि मैडम ने ये 3 पॉइंट्स बोले, मतलब 3 तरीके बोले हैं, बट इसमें क्या किया, अलग से कुछ भी बोल दिया। तो ये आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होती है। जब भी एक्सप्लेनेशन वाला या फिर डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन जब भी आए ना, तो ये थोड़े फ्रीडम होता है कि आपको बस प्रोसेस को पूरा डिस्क्राइब करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसे भी ठीक लगे। बट मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं ये तभी रिकमेंड करती हूँ जब जब आपको आंसर करना है। मैं बोलती हूँ कि पेपर खाली नहीं छोड़ना है, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि कुछ भी लिख दो, गाने लिख दो, हनी सिंह के गाने लिख दो, अरिजीत सिंह के गाने लिख दो और फिर आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आपको, मतलब मानो टॉपिक ए आया बट आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, बट एक टॉपिक ऐसा है, टॉपिक पी, जो कि ए से थोड़ा सिमिलर है, तो आप कोशिश करो इसको इससे रिलेट करके लिखने की, उस तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया आपको बनाना है टेबल और टेबल में लिखना है। जैसे यहाँ पे आप सीरियल लिखोगे, यहाँ पे प्रीजुडिस, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, डेफिनेशन, मीनिंग, एग्जाम्पल, इस तरीके से टंग 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 ऐसे करके आप लिखोगे। मैंने क्यों नहीं लिखा, अभी मैं ड्राइव में नोट्स बनाती हूँ। मैं अगर ऐसे टेबल बना के सजाने में लग जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा मुझे। ओके, सो प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल में है क्या। तो प्रीजुडिस इज लाइक कि आप किसी के बारे में नेगेटिव मानो सोचते हो आप सिर्फ, सो दैट विल बी प्रेजुडिस। बट किसी के लिए आप नेगेटिव आपने कुछ कर लिया, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जब तक आप सिर्फ सोच रहे हो, सोचना तक इज प्रेजुडिस। एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपने कुछ गलत एक्शन कर दिया है। ओके, अभी क्वेश्चन वन है, पॉइंट 1 में, जैसे प्रेजुडिस का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ए ग्रुप। ध्यान देना, नेगेटिव एटीट्यूड। एंड डिस्क्रिमिनेशन इज नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड ए ग्रुप। तो बिहेवियर करना मतलब कोई भी एक्ट करना इज डिस्क्रिमिनेशन। एंड ओनली थिंकिंग, ओनली सोचना इज प्रेजुडिस। तो आप कभी भी किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में आप कोई खराब नेगेटिव सोच रखते हो, दैट इज प्रेजुडिस। बट आपने किसी के लिए थोड़ा सा खराब बिहेवियर किया, पार्शियलिटी की, डिस्क्रिमिनेशन किया, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेट किया तो डिस्क्रिमिनेशन है। वाह क्या बात है, वाह शैम्पी वाह। ओके, देन प्रेजुडिस में आपकी बिलीव्स और आपकी फीलिंग्स आती हैं, बट डिस्क्रिमिनेशन में आपके अनफेयर एक्शंस भी आ जाते हैं जो कि प्रेजुडिस पे बेस्ड है। मतलब जब आपकी गलत बिलीव, नेगेटिव बिलीव होगी और नेगेटिव फीलिंग होगी, तभी ना आप एक नेगेटिव एक्शन करोगे। तो आपका डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होता है आपके प्रेजुडिस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच क्या रिलेशन है, इसको जानने से पहले मैं थोड़ा पानी पीती हूँ। तो ये किस टॉपिक से आया है, ये आया है हमारा एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप टॉपिक से। ओके, सो एटीट्यूड जो कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, बट द पॉइंट हियर इज कि ये जो रिलेशनशिप है ऑलवेज डायरेक्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मतलब एटीट्यूड जैसा इंसान का होगा उस तरीके से इंसान बिहेव करेगा। बट ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत डायरेक्ट ऐसे लीनियर पे नहीं चलता है। यानी बिहेवियर अगर, एटीट्यूड अगर ख़राब होगा तो बिहेवियर भी ख़राब होगा, ये लीनियर ग्राफ पे नहीं चलता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मानो आपका कोई ऐसा एक रिलेटिव ऐसे हैं जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है, सिर्फ बच्चों के बॉडी शेम करते हैं, मार्क्स कितने आए हैं, क्या है नहीं है, सिर्फ उन्हीं पे पूछते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। होते हैं ना हमारे ऐसे रिलेटिव। तो उनके लिए आपके मन में एटीट्यूड बहुत ख़राब होगा, नेगेटिव एटीट्यूड होगा। बट वो आपके कोई रिस्पेक्टेड कोई होंगे, चाचा, ताऊ, बुआ, मामी, मासी, मदर, मौसी, कोई भी होंगी। तो उनके लिए आपका एटीट्यूड कितना भी ख़राब हो, बट जब वो आपके घर पे आएंगे आप उनके साथ बिहेव ख़राब नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो है आपकी फैमिली वैल्यूज़ या फिर आपका एनवायरनमेंट। तो उससे आप उनके लिए, मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपको नहीं बिहेव करना है ख़राब किसी के साथ, ये नहीं करना है, बट जस्ट एन एग्जांपल कि हमेशा एटीट्यूड और बिहेवियर सेम नहीं होते हैं, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देन एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है उस पे ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कितना शिद्दत से आप किसी चीज़ को करना चाहते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देन सोशल नॉर्म्स कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन आप कितना अपने जो एटीट्यूड है इसको कंट्रोल कर सकते हो और इसको किस मतलब कितना आप एक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हो, मतलब पर्सिव कंट्रोल इन्फ्लुएंस वेदर एटीट्यूड ट्रांसलेट इनटू एक्शन, मतलब कितना आप अपने जो मन की भाव है उसको एक्शन में मतलब निकाल सकते हो, मतलब कितना आपकी थिंकिंग को आपके मतलब जो थॉट्स है बिलीव्स है उनको किस हद तक आप एक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन टॉपिक है, तो ग्रुप फॉर्मेशन के लिए सबको एक साथ आना ज़रूरी है और सबका एक कॉमन गोल होना ज़रूरी है। कम टुगेदर एंड कॉमन गोल, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, बट इनको हमने थोड़ा ऐसे बोल दिया, बट हमको थोड़ा अच्छे से बोलना है। सो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर एक सिमिलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। देन उनकी जो इंटरपर्सनल बॉन्ड्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, सबके कॉमन गोल्स होना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए जिससे कि कोऑपरेशन प्रमोट हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रुप पोलराइजेशन एंड इट्स कॉजेस। तो ग्रुप पोलराइजेशन क्या है भाई बताओ। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब है टेंडेंसी ऑफ ग्रुप मेंबर्स टू शिफ्ट टूवर्ड्स मोर एक्सट्रीम पोजीशन आफ्टर ग्रुप डिस्कशन। तो एक बार अगर ग्रुप में डिस्कशन हो जाता है तो सारे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की अगर कोई एक ऐसी शिफ्ट हो मतलब टेंडेंसी रहती है कि जिसकी तरफ सारा मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन जिस तरीके का है उसी ओपिनियन के तरफ अगर मोस्ट ऑफ द लोगों का ओपिनियन, मैं क्या क्या बोल रही हूँ, ओपिनियन क्या है, मतलब एक ग्रुप में मानो अगर 15 लोग हैं, लेट्स से एन एग्जांपल, और वहाँ पे अगर कोई ग्रुप डिस्कशन होता है तो उस ग्रुप डिस्कशन में अगर 10 लोगों का एक तरीके का ओपिनियन है तो सारे मेंबर्स का एक टेंडेंसी होगा कि उसी ओपिनियन के थ्रू अपना एटीट्यूड शिफ्ट कर ले, है ना, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों की ओपिनियन जैसी हैं उसी तरफ सारे मेंबर्स की टेंडेंसी होती है कि अपना थिंकिंग और अपना एटीट्यूड भी उसी तरफ शिफ्ट कर ले। दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप पोलराइजेशन। एक्चुअली ऐसे तो मैं बहुत एक अच्छी ही टीचर हूँ, बट क्या है कि थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, जैसे मेरी जो मदर टंग है और ये जो हिंदी है, आप लोगों को पता चलता होगा कि मेरी मदर टंग नहीं है ये, तो उस वजह से कभी कभी ना मेरा ट्रांसलेशन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं सोचती अपने लैंग्वेज में हूँ और बोलती हिंदी में हूँ, तो उस वजह से कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसका थोड़ा ध्यान आप लोग रख लेना। देन इसका क्या क्या कारण है, कॉजेस क्या है, क्योंकि हमको कॉजेस पूछा है। अब ये जो ग्रुप पोलराइजेशन की कॉजेस क्या है, सो एक्सपोजर टू पर्सीव आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग द डोमिनेंट व्यू। तो जो पर्स्यूसिव आर्गूमेंट है वो डोमिनेंट व्यू को सपोर्ट करता है, मतलब जो ज़्यादा जो भी अब व्यू है, मतलब व्यू इन द सेंस आप ओपिनियन समझो, जो भी ओपिनियन डोमिनेट करता है यानी मेजॉरिटी लोगों का जो भी ओपिनियन है उसकी तरफ आर्गूमेंट जो है वो सपोर्ट करता है। देन सोशल कंपैरिजन अमंग ग्रुप मेंबर्स टू कंफर्म ग्रुप नॉर्म्स। तो कोई भी ग्रुप नॉर्म्स को मतलब ग्रुप में अगर कोई रूल्स है उस रूल्स को मतलब मनवाने के लिए या फिर उस रूल्स को मतलब सारे लोग क्योंकि एक्सेप्ट करें उसके लिए भी इस तरीके का होता है। मतलब किसी ने अगर रूल्स बनाया कि हम ग्रुप है तो हमको मंथली 100 रुपये जमा करने हैं, तो अगर 15 लोगों में से अगर 12 लोग चाहेंगे कि ठीक है जमा करेंगे, तो जो 3 लोग है वो लोग नहीं चाहेंगे कि हम सोशल कंपैरिजन में पड़े, हम मना कर दे, तो वो लोग भी उसी तरह चले जाएंगे उसी की तरफ। देन डिज़ायर टू गेन एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल ऑफ द ग्रुप। अगर 3 लोग हैं जो कि 100 रुपये नहीं देना चाहता है तो उनको पता है कि बाकी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट सब लोग एक्सेप्टेड होना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। और अगर ग्रुप की आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो मेजॉरिटी लोगों की एक स्ट्रेंथ होना चाहिए, बॉन्डिंग मतलब बहुत सही होनी चाहिए, तो इसके लिए भी ग्रुप पोलराइजेशन होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। सो एक्टर और ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है, टेंडेंसी टू एटीट्यूड वंस बिहेवियर टू ए सिचुएशनल फैक्टर एंड अदर्स बिहेवियर टू इंटरनल फैक्टर।
तो जब भी कोई भी बिहेवियर है, जो कि मानो एक एक्टर है जो कि एक्ट कर रहा है कोई, और एक ऑब्जर्वर है, तो जो ऑब्जर्वर है वो एक्टर की जब भी बिहेवियर को देखेगा तो वो दो चीज़ पे उसकी बिहेवियर को जज करेगा। पहली बात तो उसका क्या एट्रीब्यूट है, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, उसका क्या सिचुएशनल फैक्टर्स है, मतलब किस सिचुएशन में वो एक्ट कर रहा है, और दूसरा उसके अपने इंटरनल एट्रीब्यूट, मतलब वही कैरेक्टर, सॉरी एट्रीब्यूट मतलब ही कैरेक्टर है। मैं सही बोला मैंने सही, बट मार्क मैंने गलत किया। तो किसी भी जो ऑब्जर्वर है वो एक्टर की जो कैरेक्टर है वो जज करेगा दो चीज़ पे। क्या चीज़ है? पहली बात तो क्या सिचुएशन है, और दूसरा बात उसकी इंटरनल थिंकिंग कैसी है, इंटरनल फैक्टर्स उसके कैसे हैं। मतलब हम अगर कोई मानो कोई मम्मी है, वो अपने 5 साल का एक बेटा है और 5 साल के बेटे को वो बहुत लाड प्यार कर रही है। तो हम देखेंगे कि मतलब मम्मी, हमको पहली बात तो सिचुएशन लगेगा कि अच्छा बेटे ने कुछ अच्छा किया होगा इसलिए माँ उसको लाड कर रही है, प्यार कर रही है उस इतना ज़्यादा। और दूसरी बात हमारे में इंटरनली एक ऐसा थिंकिंग रहेगा कि माँ तो बच्चों को प्यार करती है तो वो करेगी। ओके, ऑन द अदर हैंड एक और दूसरी मम्मी है जो अपने 5 साल के बेटे को पूरा कुटाई कर रही है। तो हमको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन हो सकता है बच्चे ने कुछ बहुत गलत किया होगा, बात नहीं मानी होगी इसलिए उसकी कुटाई हो रही है। और हम इंटरनली हम सोचेंगे हाँ माँ तो मारती होंगी, जो प्यार करती है वही मारती है, तो माँ प्यार भी करती है तो मारेगी भी। तो इस तरीके से हम जज करेंगे उसको। तो यहाँ पे मम्मी कौन हुई? एक्टर हुए, और हम क्या हुए? ऑब्जर्वर हुए। समझ गए ना? ओके। तो इसमें जो एक्टर है वो अपने बिहेवियर को किससे ये मेजर करते हैं, किससे कॉज बताते हैं? सिचुएशनल कॉज पे बताते हैं। मतलब दे एक्सप्लेन देयर बिहेवियर यूजिंग सिचुएशनल कॉजेस, मतलब सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन था, कौन सा कारण था, ऐसे। ओके, देन ऑब्जर्वर्स एक्सप्लेन बिहेवियर यूजिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ऑब्जर्वर पर्सनैलिटी ट्रेट के हिसाब से जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करता है। देन जो परसेप्शनल फोकस है उसके वजह से डिफरेंस आता है। तो अगर दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2, तो अगर इसके लिए कोई एक परसेप्शन है किसी चीज़ को लेके और इसके लिए किसी चीज़ को लेके एक दूसरा परसेप्शन है, तो अगर दो ऑब्जर्वर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके अंदर एक क्या होगा? डिफरेंस आएगा। किसको बेसिस पे आएगा? परसेप्चुअल फोकस के बेसिस पे आएगा। देन लीड्स टू बायास्ड सोशल जजमेंट, और इसी से बायास्ड होगी जिससे कि सोशली एक जजमेंट आएगा। मतलब बायास मतलब क्या है? बायास मतलब वही है ना कि ओपिनियन क्लैश हो रहा है, तो उसी चीज़ से आएगा सोशल जजमेंट। तो अब समझ गए कि एक्टर और ऑब्जर्वर का क्या चीज़ है। तो पहली बात तो कि ऑब्जर्वर एक्टर को दो चीज़ पर जज करता है, सिचुएशन के ऊपर और उसकी अपनी थिंकिंग के ऊपर। और दूसरा बात यह है कि अगर ऑब्जर्वर एक ही जगह दो ऑब्जर्वर है तो उनके जो ओपिनियन है उसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि उनकी परसेप्शन दोनों की अलग अलग है, और उसी परसेप्शन से जजमेंट बनेगा कि ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा जजमेंट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट, तब तक आप लोग पढ़ो क्वेश्चन। तो एग्रेशन हम सबको पता है, देखा आप लोगों ने कैसे कैसे नंबर बढ़ते बढ़ते, जैसे 15, 16, 17 हो रहा है, वैसे वैसे मेरा आंसर छोटा होता जा रहा है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि एग्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे कैसे सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जिससे कि एग्रेशन हो, गुस्सा आए। ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो पहली बात तो फ्रस्ट्रेशन होता है कि कोई फ्रस्ट्रेट है तो उसको गुस्सा आ गया। फिर प्रोवोकेशन मतलब क्या है? प्रोवोकेशन मतलब पता है ना, उकसाना, किसी ने उकसा दिया तो गुस्सा आ गया। देन एनवायरमेंटल स्ट्रेस, अभी एनवायरमेंट ही ऐसा है जिससे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो उससे भी गुस्सा आएगा। देन ओवर क्राउडिंग, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब भी गुस्सा आता है। ये चीज़ मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैं एक बैंक एम्प्लॉई हूँ, बैंक में काम करती हूँ, और मेरे को पता है कि ज़्यादा क्राउडिंग होती है तो कैसे इरिटेशन और गुस्सा होता है। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, बुरा भला नहीं बोलती हूँ, और मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ कि लंच के बाद आना, ये वाली बैंकर मैं नहीं हूँ। हम नए ज़माने के बैंकर्स हैं, हम नहीं बोलते लंच के बाद आना, हम बोले ठीक है अभी कर देते हैं, इस तरीके के हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16। अब अपनी ही मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ मैं खुद ही, पता है ना, मुहावरा है हिंदी में
मैंने पढ़ी है, 10 तक की हिंदी मैंने पढ़ी है। सो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम सब ने देखा था, इस तरीके का होता है, बेल शेप्ड कर्व। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है रे, ये इस तरीके से। अच्छा चलो, नहीं बन रहा है, कैसे नहीं, अरे बन जा रहे, पढ़ाना भी तो है। अरे बहुत गलत बनेगा ये तो, 1 मिनट। हाँ चलो ठीक है, कैसे भी बने, मेन हमारा टारगेट है समझना। सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी लिख सकते हो आप। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो हमारी स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पॉपुलेशन का स्कोर का। ओके, अब ये एक बेल शेप्ड कर्व है जो कि सिमेट्रिकल है, ये इससे मेरी तरह मतलब एसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है। अब इसमें क्या होता है कि ये देखो, फिर से मिटा दिया मैंने। सो जो स्कोर है वो मीन के अराउंड, मोस्ट स्कोर जो है वो मीन में होता है, मतलब एवरेज स्कोर जो होता है वो, मतलब जो मीन स्कोर है वो एवरेज में आएगा, बीच में आएगा। और जो एक्सट्रीम पॉइंट से एक्सट्रीम एंड से उस पर फ्यूअर कोर्स आएंगे, मतलब बहुत फ्यू स्कोर वहाँ पे आएंगे। और जो मीन मीडियन मोड है वो सब इक्वल है। ये 3-4 फैक्टर आप जानो। तो पहला फैक्टर है कि ये बेल शेप्ड होता है और सिमेट्रिकल होता है। दूसरा है कि इधर एवरेज इधर आएगा, मतलब ज़्यादातर लोग इस तरीके के होंगे। और जो एक्सट्रीम फ्यू स्कोर है, बहुत कम स्कोर है जो कि एक्सट्रीम पॉइंट में या फिर लो या फिर बहुत ही हाई इस तरीके के आएंगे, और एवरेज वाला इधर आएगा। और साथ के साथ जो मीन मीडियन और मोड है सब इक्वल है, इतना आप जानो। और साथ के साथ आप, क्योंकि ये 4 और 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला डायग्राम भी आप ड्रॉ करो। तो देखो यहाँ पे ना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कहीं से भी नहीं बोला है कि डायग्राम चाहिए, कुछ भी चाहिए, बट आपको ये ड्रॉ करना है। और ये एक्सट्रीम पॉइंट आप लोग लिखोगे, फिर इधर एवरेज या फिर मीन ऐसे करके लिखोगे, फिर नीचे ऐसे फिगर डाल के ऐसे लिखोगे। फिगर में क्या फिगर है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे करके लिखोगे। स्क्रीनशॉट हो गया। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे करके। ओके, समझ गए ना। तो इसी तरीके से हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको आपसे एग्जामिनर पूछ ही ले, आपको भी कुछ दिमाग लगा के खुद से करना है ना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर, तभी तो आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द ट्रायआर्क थ्योरी। सो ट्रायआर्क थ्योरी बहुत सिंपल है। ट्राई माने 3, तो समझ गए। हाँ, इसकी 3 आर्क है। सर्कल के आर्क ऐसे पता है ना, सर्कल ड्रॉ करते तो आर्क, तो ऐसे 3 आर्क से सर्कल बनता है, ऐसे सोचो। तो ये अगर पूरा हमारा इंटेलिजेंट है तो उनकी इसकी 3 आर्क है, ट्रायआर्क थ्योरी। तो ट्रायआर्क थ्योरी बोलती है कि इंटेलिजेंट जो है, 3 तरीके की एबिलिटीज़ होती हैं कोई भी इंटेलिजेंट इंसान में। क्योंकि ट्राई है, 3 है, तो 3 तरीके की बात बोलेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस में मल्टीपल तरीके की बात बोलेंगे। सो क्या क्या वो तरीका है? पहली बात तो इंसान में एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है, वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस उसमें होता है, सो वो इंटेलिजेंट है। दूसरा है, कोई अगर डील कर सकता है नोवेल सिचुएशन के साथ, या फिर नई चीज़ क्रिएट कर सकता है। इसको लिखना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं लिखा। सो नई चीज़ क्रिएट कर सकता है, तो उसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। और हर एक दिन का डेली जो झमेला है, उस डेली झमेला को अगर कोई सॉल्व कर सकता है, एवरीडे लाइफ टास्क को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। ओके, तो एसीपी आपको पता है ना, एसीपी प्रद्युमन जो सीआईडी के है, तो एसीपी एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हमारी ट्रायआर्क थ्योरी में होती है। तो ट्रायआर्क है एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत, 3 लोग हैं ट्राई। और इंटेलिजेंस में भी ट्राई, तो एसीपी ट्राई, सीआईडी से आप इसको याद रखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कि कुछ मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर को कुछ नहीं, नॉर्मली मेजर जो डिप्रेसिव ऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो। तो जब भी डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन बोलता है, आपके पास थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है। सो जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होती है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि परसिस्टेंट सैडनेस होती है, मतलब लगातार दुखी है कोई इंसान। दूसरा एक और है कि डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ओके, अब हमको एक्सप्लेन बोला है, तो हम थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला इस कंटिन्यूअस लो मूड फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक मूड ख़राब है। देन कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन वर्थलेसनेस का फीलिंग है, या फिर उसको गिल्टी फील होता है, और मतलब वर्थलेसनेस मतलब उसको लगता है कि वैल्यू नहीं है उसकी कोई। देन
उसका जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई में या हर चीज़ में वो भी कम हो जाता है और एनर्जी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आप लॉस ऑफ एपेटाइट भी लिख सकते हो, मतलब भूख प्यास ख़त्म हो जाती है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मुझे नहीं हंसना चाहिए था ये भूख प्यास वाली बात पे, नहीं एक्चुअली मैं डिज़ॉर्डर पर नहीं हंसी हूँ, बट जिस तरीके से मैंने बोला ना कि भूख प्यास, उस बात पे मुझे हंसी आई है। लेट मी क्लियर। सो एक्सप्लेन डिसोसिएटिव डिज़ॉर्डर। तो हमने अभी डिप्रेसिव डिज़ॉर्डर देखा, अभी डिसोसिएटिव। तो देखो डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव आपको पता है ना, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन मतलब जुड़ के रहना और डिसोसिएटिव मतलब टूट जाना। अब क्या टूटता है भाई? तो इंसान की जो मेमोरी है, जो आइडेंटिटी है, जो कॉन्शियसनेस है, वो डिसरप्ट हो जाती है, यानी वो ख़राब हो जाती है। किस वजह से ख़राब हो जाती है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से। बहुत ही गंदा कलर चूज़ कर लिया। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के वजह से इंसान की मेमोरी मतलब नहीं याद रहती है चीज़ें, आइडेंटिटी भूल जाते हैं, जो कॉन्शियसनेस है यानी जो अलर्टनेस है वो भी इंसान में नहीं रहती है। तो इसमें कुछ कुछ है डिसऑर्डर, जिसमें डिसोसिएटिव अमेंशिया है जिसमें इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है। डिसोसिएटिव फ्यूग है जिस पे इंसान आइडेंटिटी लॉस कर देता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी है जिसमें इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती है, मतलब इंसान को लगता है अरे मैं तो ये भी हूँ, मैं तो वो भी हूँ, इस तरीके से। वो जुड़वा मूवी वगैरह आपने देखा होगा ना, डबल रोल प्ले करता है कि ये भी है जुड़वा, ये भी भाई है वो भी भाई है, बहन ये भी बहन है वो भी बहन है, तो इस तरीके से लगता है। देन ये यूजुअली किससे होती है? ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के साथ होती है। तो मैंने पहले ही बोला है, जहाँ पे एक्सप्लेन बोला है वहाँ पे आप दो चार तरीके के, एक तरीके के पॉइंट्स भी लिख सकते हो, अलग पॉइंट्स भी लिख सकते हो, मतलब या फिर आप और दो तीन पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो जो कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है। और यहाँ पे हर एक साथ आपको एग्जांपल लिखना है, इस तरीके से आपको आंसर को पूरा सजा के लिखना है। मेरे लिए 25 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है, बट आपके लिए तो कम ही होंगे ना एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो आपको तो टाइम लगा के पूरा सजा के लिखना है। अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंक से सजा दिया और आंसर में कुछ खोखला है, ऐसा भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20, सेल्फ रिपोर्ट मेजर को डिस्क्राइब कीजिए। पर्सनालिटी के लिए जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर है, अब सेल्फ रिपोर्ट मतलब खुद से खुद की रिपोर्टिंग करना, जहाँ पे इंडिविजुअल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ, खुद अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसमें क्या है, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बोलें, सो उसकी जो क्वेश्चनर्स होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, ईजी होती है और इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, मतलब इकोनॉमिकली थोड़ी मतलब लो कॉस्ट की होती है, लो कॉस्ट की, ऐसे आप समझ लीजिए। देन ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग मेथड उसमें यूज़ किया जाता है और उसमें लिकार्ट टाइप की स्किल्स होती है जिससे कि आपके एटीट्यूड वगैरह को मेजर किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के क्या इंपॉर्टेंस है, आप लोग थोड़ा सोचो आंसर, मैं पानी पीती हूँ। तो अभी लाइफ स्किल है क्या? लाइफ स्किल वो स्किल्स हैं जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में जो चैलेंजेस आती हैं उनसे डील करने में मदद करती हैं। आपने लाइफ कोच देखा होगा ना, अभी के टाइम पे बहुत लोग हैं लाइफ कोच। तो लाइफ कोच क्या करते हैं, हमें एवरीडे लाइफ में जो चैलेंजेस आती है उनके लिए हमें सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो अगर हमारे पे लाइफ स्किल होगी तो हम एक अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर अपनी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और अपने लिए एक साइकोलॉजिकल वेलबींग को हम प्रमोट कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर डेली चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं हम, तो हम एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पे यानी मेंटल लेवल पे जाके एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, मेजर टेक्निक्स यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी। अरे इसके बारे में तो हमने पहले भी बात करी है ना, डबल डबल लिख दिया क्या मैंने? अरे चलो ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। तो हमने सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में पढ़ा था, रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ा था। ओ मैंने ये दो नहीं पढ़ा, दो नहीं लिखा था उस टाइम पे, इसलिए शायद मैंने दोबारा लिखा। सो एवर्सिव थेरेपी डिस्करेज अनवांटेड बिहेवियर। तो दो और तरीके होते हैं मेजर जो बिहेवियर थेरेपी में। तो पहला एक और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन हमने पढ़ लिया, जिससे धीरे धीरे डर को घटाया जाता है। देन एवर्शन थेरेपी, जो कि जो अनवांटेड बिहेवियर है उनको डिस्करेज करती है और अच्छे बिहेवियर को एनकरेज करती है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो अगर आंसर मानो उसको आता है, तो जब भी वो हाथ उठा के आंसर बोलेगा उसको रीइंफोर्स करके उसकी एडेप्टिव बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेंगे कि हाँ आप हाथ उठा के बोल रहे हो। बट जब भी वो हाथ बिना उठाए आंसर देगा तो उसकी
उस बिहेवियर को डिस्करेज किया जाएगा, यानी ध्यान नहीं दिया जाएगा। ओके, देन मॉडलिंग भी आता है। मॉडलिंग से मतलब देख देख के, मॉडलिंग मतलब दूसरों को कॉपी करके, ऑब्जर्व करके नई बिहेवियर को सीखना। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है भाई? ओ अच्छा, 23 इज ऑल्सो एथिकल, एथिक्स। तो एथिक्स में हमने पढ़ लिया कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्सेंट, फिर कॉम्पिटेंस ऑफ थेरापिस्ट और रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हमने पढ़ लिया। 24वां सवाल भी हमने पढ़ लिया, रिलेशनशिप। ओ अच्छा ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया सारा कुछ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट नहीं हुआ है एक अच्छा फ्रेश क्वेश्चन है। वो माई बैड, मैंने दोबारा रिपीट वगैरह कर दिया होगा, सॉरी, बट ठीक है। वो एक्चुअली ना मैंने नोट करके रखे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है, और फिर उससे मैं बैठ बैठ के सवाल मैंने लिखा। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया होगा, और मतलब मैंने 2 3 शॉर्ट मतलब स्लॉट में बनाया है, क्योंकि ऑफिस के बीच बीच पे मैं बनाई हुई ना, तो मैं भूल गई थी शायद कि पहले भी डाला है ये सवाल, तो इसलिए शायद मैं भूल गई। माई बैड, प्लीज़ कंसिडर। सो कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे कि ग्रुप फॉर्मेशन होता है? सो ग्रुप फॉर्मेशन में जहाँ पे लोग एक साथ आते हैं अपनी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। ओके, जैसे जहाँ पे क्या होता है कि लोगों का अगर कॉमन गोल होता है तभी लोग ग्रुप फॉर्म होता है, फिर एक दूसरे से अगर इंटरेक्ट करता है तभी ग्रुप फॉर्म होता है, और लोगों की जो इंटरेस्ट है, वैल्यू है, उनमें सिमिलरिटी है तभी ग्रुप बनता है, और जो इंटरडिपेंडेंस अमंग मेंबर्स है, मेंबर्स के बीच में अगर इंटरडिपेंडेंसी है, कोऑपरेशन है, तभी ग्रुप बनता है। ओके, सो विथ नाउ क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये एंड होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैराथन 3 और 4 मार्क्स का। बट एक दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली बात तो एक बात है कि अगर टॉपिक ए के बारे में आया है और टॉपिक पी अगर है जो कि ए से थोड़ा सिमिलर है, और आपको ए के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है, तभी आप कोशिश करें कि पी को ए से रिलेट करके आप थोड़ा अच्छे से लिख पाए। ओके, अब दूसरी बात है कि जितना यहाँ पे मैंने दिया है उससे भी कई और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है, और हर एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल, और जहाँ भी पॉसिबल है आपको डायग्राम लिखनी है, मतलब सॉरी, डायग्राम ड्रॉ करनी है, और आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो ये 2 3 चीज़ें हैं आपको याद रखना है, और साथ के साथ ये जो PDF है, ये PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करो और पढ़ो। और एक और बात है, कुछ भी और इम्पोर्टेंट चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जो भी कमेंट करते हो, मैं कोशिश करती हूँ हर वो चीज़ लाने के लिए, क्योंकि आप ही के लिए है ये चैनल, तो आपकी जो हुक्म है वो सर आँखों पर है। ओके।